नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग बिरंगी सीजन 2 का भाग 33। ऋषिका और सरस्वती उत्तराखंड में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में ही बात कर रही थी, पर अचानक सरस्वती को जैसे कुछ याद आया। उसने ऋषिका की तरफ देखकर कहा, ऋषु, जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन डांस के लिए हमारे पास एक टीम का होना ज़रूरी है। मैंने भी उस कंपटीशन के बारे में सुना था और मुझे पता चला कि उसमें केवल टीम के साथ ही पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास तो कोई टीम नहीं है और हम तो सिर्फ 2 हैं। हमारे बाकी टीम मेंबर जिनमें रीना और मधु की तो तबीयत खराब है। आरुष की बात करें तो आरुष फिलहाल उत्तराखंड से बाहर है। ऐसे में हम कंपटीशन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं? सरस्वती ने अपने मन की चिंता जाहिर करते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋषिका का मन एक बार फिर से बोझल हो गया। उसने धीरे से अपने चेहरे पर हाथ रखा और कुर्सी पर बैठकर अपना सिर पीछे कर लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफी देर सोचने के बाद भी उसे इसका कोई उपाय नजर नहीं आया। एकेडमी में पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में बिताने के बाद वह शाम होते ही घर निकल गई। वैसे भी एकेडमी में उसके लिए कोई काम नहीं था। आजकल घर का माहौल भी काफी शांत था। ऋषिका के लिए कोई परेशानी वाली चीजें नहीं थी। दादी का मन भी, जो पहले ऋषिका के प्रति खट्टा हो चुका था, अब धीरे धीरे नरम पड़ने लगा था। नवरात्रि के दौरान ऋषिका ने जिस तरह से घर और पूजा का जिम्मा संभाला था, वह दादी को प्रभावित कर गया था। इसके अलावा बुआ जी भी कुछ दिनों से घर से बाहर थीं, इसीलिए दादी के कान भरने वाला कोई नहीं था। रात का खाना खत्म कर ऋषिका अपने कमरे में आ गई। उसने अपने हेडफोन कान पर लगाए और डांस प्रैक्टिस करने लगी। उसके मन में तमाम उलझनें चल रही थी, लेकिन डांस में डूब कर वह उन्हें भूलने की कोशिश कर रही थी। हल्के रंग के फ्रॉक सूट और कमरे की हल्की रोशनी में वह बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि 2 जोड़ी आंखें उसकी हर हरकत को देख रही हैं। ये नजरें और किसी की नहीं, नितिन की थी। वह कमरे के दरवाजे की छोटी सी दरार से अपनी ललचाई नजरों से ऋषिका को देख रहा था। ऋषिका अपने डांस में इतना मगन थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, पर अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने झटके से दरवाजे की तरफ देखा तो वहां नितिन को खड़ा पाया। नितिन भैया, आप यहाँ? ऋषिका के सवाल पर नितिन अचानक से अपने होश में आया और चौंक कर घबराते हुए कहा, वो मैं अपने कमरे में जा रहा था, पर आपको डांस करता हुआ देखा तो रुक गया। वैसे आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। फिर थोड़ा रुक कर उसने कुछ सोच कर कहा, पर भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे सिर्फ नितिन कहा करें। आप मुझे भैया कहकर बड़ा क्यों बना रही हैं? मैं आपकी ही उम्र का हूँ। उम्र में बड़े तो सिर्फ विराज भाई और राघवेंद्र भैया हैं, पर आप विराज भाई को तो सिर्फ विराज कहती हैं, तो मुझे नितिन भैया क्यों कहती हैं? वैसे उम्र से मुझे याद आया, आपके और राघवेंद्र भैया के बीच भी लगभग 6-7 साल का अंतर होगा। क्यों भाभी? नितिन की इस बात ने ऋषिका को असहज कर दिया। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके और राघवेंद्र के रिश्ते को लेकर इस तरह की बातें करे। वह जानती थी कि उनके बीच उम्र का अंतर था, पर वह इतना बड़ा भी अंतर नहीं था कि दोनों एक दूसरे को समझ न पाएं। राघवेंद्र की पत्रों और कविताओं में वह गहराई थी जिसने हमेशा ही ऋषिका को यह विश्वास दिलाया था कि उनके बीच का रिश्ता बेहद खास था। इसलिए ऋषिका ने अपनी सख्त आवाज में कहा, हाँ नितिन, यह सच है कि हमारे बीच उम्र का अंतर है, पर वह अंतर इतना भी नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को समझ ना सके। नितिन ने यह सुना तो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाभी, यह तो दिखता है, तभी तो भैया के यहाँ ना होते हुए भी आप उनके लिए इतनी वफादार हैं। ऋषिका नितिन की इस टिप्पणी का एक कड़क जवाब देना चाहती थी, पर इससे पहले वह कुछ कहती कि नितिन बोल पड़ा, वैसे भाभी, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। कोई बात है क्या? अगर है तो मुझसे कहिए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। ऋषिका ने नितिन की इस बात पर तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर नितिन ने जिद करते हुए कहा, नहीं भाभी,
कोई तो बात है, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। आखिर भैया की गैर मौजूदगी में यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी परेशानियां दूर करूं। नितिन के यह कहने पर भी ऋषिका ने इनकार करते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है। पर नितिन नहीं माना और वह बार बार इस बारे में पूछने लगा। अंत में ऋषिका ने थक हार कर नितिन को एकेडमी की समस्या बताई, जिसे सुनकर नितिन मुस्कुराकर बोला, अरे भाभी, इतनी सी बात, आपको पहले ही बता देना चाहिए था। मेरे पास इसका हल है, बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकता हूँ। बस आप कल सुबह तक का इंतजार कीजिए, मैं आपको आपकी एकेडमी में ही आकर मिलता हूँ। ये बोलकर नितिन अपने कमरे में चला जाता है। ऋषिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नितिन के पास उसकी प्रॉब्लम का क्या सलूशन था, पर फिर नितिन की बातों से अपना ध्यान हटाकर कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद करके वह फिर से डांस प्रैक्टिस करने लगती है। इंदौर में राघवेंद्र फ्रेश होकर अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसका फ़ोन बज रहा है। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, सर, शायद आप मेरी बात का यकीन ना करें, लेकिन आपके होटल में जो इन दिनों हादसे हो रहे थे वो महज दुर्घटनाएं नहीं थीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। मैं यह दावा नहीं कर सकती कि ऋषभ सर इन सब में शामिल हैं, लेकिन उनके मैनेजर धीरेन्द्र जरूर इनसे जुड़े हुए हैं। मेरे पास जो मैं कह रही हूँ उसके लिए सबूत भी हैं। राघवेंद्र ने चौंक कर पूछा, कौन से सबूत? लड़की ने बताया, जिन्होंने आपके होटल में आग लगाई थी उन्होंने धीरेन्द्र का नाम लिया है। उनकी कॉल डिटेल से भी पता चलता है कि हाल ही में उनकी बातचीत कुछ संदिग्ध लोगों से हुई है। इसके बाद धीरेन्द्र के अकाउंट से बड़ी रकम उन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। राघवेंद्र ने सुना तो गहरी सांस लेकर कहा, अगर ये सच है तो धीरेन्द्र की पूरी जानकारी जुटाओ। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और उसके अकाउंट में हाल ही में हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल पता करो। लेकिन याद रखना, ये सब बहुत सावधानी से करना, क्योंकि कोई ऐसा है जो मुझ पर और मेरे आसपास के लोगों पर नज़र रख रहा है। यह कहकर राघवेंद्र कॉल कट कर देता है और कुछ सोचने के बाद अपने मन में बड़बड़ाता है, ऋषभ, अगर इन सब के पीछे तुम हो तो इस बार तुमने हद कर दी है, लेकिन यहाँ रहकर सच का पता मैं नहीं लगा सकता। इसके लिए मुझे देहरादून आना होगा। यह कहने के बाद कुछ शांत होकर वह एक बार फिर से अपने मन में कहता है, वैसे भी ऋषिका भी काफ़ी दिनों से मुझसे नाराज़ है। शादी के बाद उसे अकेला छोड़कर सीधा यहाँ आना भी तो सही नहीं है, और उस पर भी मैं उसे कई दिनों तक कॉल नहीं करता। नाराज़गी तो बनती है, पर मैं उसे मना लूँगा। यही सब सोचते हुए राघवेंद्र लैपटॉप लेकर काम करने लगता है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, पर जाने से पहले कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाना चाहती हूँ। तो पहला सवाल यह है कि क्या ऋषभ ने ही राघवेंद्र के होटल में आग लगवाई थी? क्या ऋषभ नहीं चाहता कि राघवेंद्र उस होटल को चलाए? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी में आगे, जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं इस कहानी के अगले चैप्टर में।